हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूं आप लोग कुशल मंगल होंगे। तो आइए, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल निश्चय क्लासेस पे। ये हमारी वीकली करंट अफेयर्स हैं जो कि हम पूरे हफ्ते जो पढ़ते हैं ना उसको हम यहाँ रिवाइज करते हैं। तो आज क्या है, आज देखिए 28 तारीख है, आज संडे है। संडे को हम क्या करेंगे, पूरा रिवीजन करेंगे हमने क्या पढ़ा। तो ध्यान रखिए, 22 तारीख से लेकर 27 तारीख तक अभी हाल ही में जितना हमने सब कुछ पढ़ा है पूरे हफ्ते, ठीक है, उस सब का हम यहाँ पे रिवीजन करेंगे। टॉप 50 क्वेश्चन हमने इसमें रखे हैं, जिसमें जीके जीएस दोनों इंक्लूडेड है। हाल ही में भी एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं हमने उसमें उसमें वो भी डाले हैं। तो पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखा गया एमबी सागर परिवर्तन क्या है। देखिए, इसके अंदर हम डायरेक्ट आंसर्स देंगे और कोशिश करेंगे हल्की सी उसकी डिस्क्रिप्शन। तो इसका आंसर है सी, ये ध्यान रखिएगा। तो दुनिया की पहली वाणिज्य यात्री नौका है जो कि 100% हाइड्रोजन से संचालित है। ठीक है, तो फर्स्ट कमर्शियल पैसेंजर फेरी है जो कि पूरी तरह 100% हाइड्रोजन से संचालित होती है। इसी के साथ आपको यह ध्यान रखना है कि एमबी सागर परिवर्तन 100% हाइड्रोजन ईंधन द्वारा संचालित दुनिया की पहली वाणिज्य यात्री नौका है। इसको कहां बनाया गया, सैन फ्रांसिस्को यूएसए में इसे लॉन्च किया गया है। स्विस मैरीटाइम के लिए ऑल अमेरिकन मेरीन शिपयार्ड ने इसको निर्मित किया है और इकेंट क्रार्थर द्वारा इसे डिजाइन किया गया था। यह 75 यात्रियों को लेकर 16 घंटे तक संचालित हुआ है। पर एक बारी जब इसमें टैंक फुल हो जाता है ना, इसका टैंक, तो 300 किलोमीटर 300 किलोमीटर की मील जो होती है ना, समुद्री नॉट बोलते हैं ना, समुद्र की जो भी लंबाई हम नापते हैं उसे नॉट बोलते हैं, तो उसको ये संचालित हो सकती है एक बारी में। अगला प्रश्न है कि आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना हाल ही में खबरों में देखी गई किस मंत्रालय के परिचालन डोमेन के अंतर आता है। ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, सी मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। आपको पता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, ये आपको रखना। ठीक है, इसी के साथ अगर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो ध्यान रखिएगा, हाल ही में आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना ईसीएलजीएस, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ईसीएलजी विच इज अपीयर इन न्यूज रिसेंटली, कि वो क्या है। ठीक है, प्रश्न ऐसे आ जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 6% नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एनपीए दर पाई गई है। अभी हाल ही में ना 6% एनपीए पाया गया। तो ये आप क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि एनपीए दर क्या है इस टाइम भारत की। तो ध्यान रखिए 6%। अच्छा, एनपीए होता क्या है, जो बैंक जो होती है ना वो लोन देती है, जो लोन देती है अपने कोर्स से निकाल के, अपने कोर्स से निकाल के जो लोन देती है उसका समय पे ना इंटरेस्ट पे नहीं हो पाता। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होता हो, 90-100 दिन के बाद ना वो एनपीए डिक्लेयर होने लग जाता है। मतलब कि जो इनका एसेट था ना, नॉन जो एसेट था इन्होंने दिया था ब्याज, वो क्या हुआ, अब नॉन परफॉर्म कर रहा है, परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो पैसा आ नहीं रहा है, इसीलिए इसे एनपीए डिक्लेयर कर दिया जाता है। वही भारत द्वारा 2020 में कोविड-19 के संभावित व्यवसायों को सहायता के लिए इसे लॉन्च किया गया था। वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग और नेशनल क्रेडिट गारंटी एंड ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रतिबंध यह योजना उधारताओं को 100% गारंटीकृत कवरेज प्रदान करती है। ठीक है, तो ऋण स्वीकृतियां उधारकर्ता के आकलन पर आधारित होती हैं, जिसमें कोई पार्श्ववर्ती शुल्क नहीं होता है। भारत के वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किन दो भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने प्रतिष्ठित संगठन कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च कोसपार से वैश्विक अंतरिक्ष सम्मेलन में सम्मान प्राप्त किया है। बहुत बड़ा सम्मान था जो हाल ही में दिया गया था। तो आपको ये बताना है कौन है। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर है प्रहलाद चंद्र अग्रवाल और अनिल भारद्वाज। इन दोनों को इस सम्मान से नवाजा गया है हाल ही में। इसके साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि भारतीय अंतरिक्ष नौसेना प्रहलाद चंद्र अग्रवाल और अनिल अग्रवाल के दक्षिण कोरिया के बुसान में 45वीं वैज्ञानिक सभा। तो ध्यान रखिए, ये भी आ सकता है कि कौन सी सभा थी कॉस्पर की, 45वीं, जहां इनको इस प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा गया है। वही प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को एक्सरे खगोल विज्ञान के लिए, ठीक है, और अग्रणी एस्ट्रोसेट में योगदान के लिए हैरी मैसी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। वहीं 2017 में पीआरएल निदेशक अनिल भारद्वाज को ग्रह अंतरिक्ष विज्ञान में अपने काम और इसरो के मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए साराभाई पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है। अच्छा, इसरो की बात करें तो आपको पता ही होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस आते हैं। तो 15 अगस्त 1959 को इसकी स्थापना हुई थी, 69 को, सॉरी, नॉट 59। बेंगलुरु कर्नाटक में इसका मुख्यालय है, अध्यक्ष इसके एस सोमनाथ। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक शरणार्थियों को भारतीय नागरिक देने के लिए विशेष शिविरों का आयोजन कर रही है। ए राजस्थान, बी आंध्र प्रदेश, सी उड़ीसा या डी मिजोरम। इसका सही उत्तर है ए, राजस्थान सरकार ने अभी हाल ही में ये शिविर लगाए थे। इसके साथ आपको यह ध्यान रखना है कि राज्य सरकार
अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया। आपको इसमें यह ध्यान रखना है कि इसमें नॉन मुस्लिम्स ही हैं, अगर कोई मुस्लिम हो उसको नहीं दी जा रही है, ठीक है। वही जिला कलेक्टर को यह पूरा पावर दी गई है। तो 2016 से 2024 तक 2329 शरणार्थियों ने नागरिकता प्राप्त की है, जिसमें 1566 आवेदन अभी लंबित हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम कब आया था? 2019 में। इन देशों के गैर मुस्लिम संविधाओं को नागरिकता प्रदान कराता है, ठीक है, इसके माध्यम से। जिन्होंने 31 दिसंबर 2024, ये डेट भी पूछी जा सकती है कि इसकी वैधता डेट कब है, मतलब कब की डेट से पहले अगर आए हैं हमारे भारत में, उनको नागरिकता दी जाएगी। तो जो लोग 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश लिया है ना, सिर्फ उन्हीं को मिलेगी। उनके आवर्जन कानून के तहत दंड से भी छूट दी जाएगी। यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है, एक चीज आपको याद रखना है, राजस्थान की बात कर रहे हैं, ठीक है। साथ में यह भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ के सीएम है भजनलाल शर्मा और गवर्नर है कलराज मिश्र। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने लोक संवर्धन पर्व शुरू किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कर लीजिए, 100% आप देख लें, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी यूपी पीसीएस का एग्जाम होने जा रहा है, उसमें भी इस क्वेश्चन आ सकता है। तो हाल ही में मंत्रालय लोक संवर्धन पर्व किसने शुरू किया है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, या मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर, या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। तो ध्यान रखिएगा, इसको हाल ही में ही मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने अभी हाल ही में इसको संस्करण किया है। तो यह कि अपने 100 दिनों के कार्यक्रम के अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय की योजना के कार्यक्रम और उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए लोक संवर्धन का आयोजन किया है। तो इसमें क्या है इसका उद्देश्य? अपने जो कार्य कर रहे हैं, जो भी इन्होंने कार्य किए हैं 100 दिन का, उनको दर्शाएगा ये, ठीक है। तो हमारे मिनिस्टर कौन है अल्पसंख्यक के? किरण रिजिजू, ये आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न अगर देखते हैं, अगला प्रश्न है कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का विषय क्या है? थीम पूछी गई है, ध्यान रखिए, विषय का मतलब थीम। द फ्यूचर इज नाउ, द फ्यूचर इज रेडी, इंटरनेट फॉर ऑल, या फिर द फ्यूचर इज नाउ, द फ्यूचर इज रेडी, इंटरनेट फॉर ऑल, या कनेक्ट ऑल। तो ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर है ए, फ्यूचर इज नाउ, भविष्य अब है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ आपको यह भी ध्यान है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के संचार और विकास मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने पंजीकरण के लिए एक अद्वितीय इंटरैक्ट ऐप इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2024 एप्लीकेशन और वेबसाइट दोनों लॉन्च की है। वहीं एशिया की प्रमुख डिजिटल प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 8वां संस्करण था, ये भी पूछा जा सकता है। दूरसंचार विभाग, डीटीओ और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा यह आयोजित किया जाएगा, जो इस वर्ष नई दिल्ली में 15 अक्टूबर से आयोजित होगा, ये आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, महिला क्रिकेट एशिया कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में श्रीलंका में यह चल रहा है, ठीक है। वहीं एशिया क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है? जय शाह, ये बीसीसीआई के भी अध्यक्ष हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं क्रिकेट से जुड़े सारे प्रश्न यहां से देख लेते हैं कि आईसीसी अंडर 19 जो विश्व कप था ना, ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, ये आपको ध्यान रखना है, और भारत इसमें हार गया था। वहीं आईसीसी T20 महिला विश्व कप 2024 की मेजबानी किसने की थी? बांग्लादेश करेगा, होने वाला है। वहीं आईसीसी T20 पुरुष विश्व कप 2024 की मेजबानी यूएसए और वेस्ट इंडीज ने की थी। इसमें भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से हराया था, ये आपको याद होगा। आईसीसी एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय 2023 ऑस्ट्रेलिया जीत गई थी और भारत इसमें हार गई थी। आईसीसी एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय 2027 में आयोजित किया जाएगा, मेजबान इसके होंगे दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया। महिला प्रीमियर लीग 2024 आरबीसी स्मृति मंदना, आरबीसी ने जीती थी, ध्यान है, दिल्ली कैपिटल हारी थी इसमें। इंडियन प्रीमियर लीग आपको पता ही हो, कोलकाता नाइट राइडर्स जीती थी, हारी थी इसमें सनराइजर हैदराबाद। रणजी ट्रॉफी मुंबई ने जीती थी, विदर्भा इसमें हार गई थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि नवीनतम फीफा रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है? तो 124वीं रैंक है भारत की, आपको ध्यान रखना, ठीक है। 124th रैंक है इस साल। तो अर्जेंटीना मौजूदा विश्व चैंपियन है, कोपा अमेरिका विजेता भी इन्होंने जीता था, ठीक है। कोपा कप पूछे हैं तो ये नंबर 1 रैंक पे है। फ्रांस नंबर 2 रैंक पे है, स्पेन नंबर 3 पे है। फीफा के अध्यक्ष कौन है? जियोनी विंसेंटिनो इन्फेंटिनो, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं फीफा का स्थान कहां पर है? ज्यूरिक स्विट्जरलैंड, इसका हेडक्वार्टर अगर बोल दिया जाए, ठीक है ना। फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से चुना गया है? तो ध्यान रखिए कि वॉन डेर लेन को अभी हाल ही में इस पद पे नियुक्त किया गया है, ठीक है। ये है वॉन डेर लेन, आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ये देखना कि वॉन डेर लेन एक ब्रेस्टिल कोविड-19 की महामारी ना और यूक्रेन पर रूस के आक्रमण सभी का यूरोपीय संघ का नेतृत्व इन्होंने किया था। 2050 तक यूरोपीय संघ के जलवायु तटस्थ बनाने के लिए ग्रीन डील को भी इन्होंने साइन किया था।
वहीं यूरोपीय सदस्य कितने हैं टोटल? 27 हैं यूरोपियन यूनियन में, और इन देशों में 19 तो यूरो का उपयोग करते हैं और 8 यूरो का उपयोग नहीं करते हैं। राजधानी इसकी है ब्रुसेल्स, ये आपको ध्यान रखना है। ये है इसका मैप, एक बार देख लीजिए, यूरोपियन यूनियन का मैप है ये। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिक जोड़ों को अधिकार दिए हैं? तो ध्यान कि इसका सही उत्तर है मलेशिया। ठीक है, मलेशिया ने अभी अधिकार ये दिए हैं। इसी के साथ आपको ध्यान है कि एशिया भर में केवल 3 देश हैं, ताइवान, थाईलैंड, नेपाल, जिन्होंने कानून में विवाह सम्मान को सुनिश्चित किया है। वहीं 38 देशों ने वैध कर दिया है इसे, हालांकि उनमें से 2 अभी तक लागू नहीं हुए। ठीक है, नीदरलैंड पहला देश था जिसने समान लिंग विवाह को वैधता दी थी, ये आपको ध्यान रखना है। भारत ने आईपीसी की धारा 377 को खत्म कर दिया है, लेकिन इसको वैध भी नहीं किया है समलैंगिक विवाह को। अगला प्रश्न है, हॉर्मुज स्ट्रेट, जल मरुसुमध्य जिसे कि इंग्लिश हिंदी में कहते हैं, जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, किन देशों के बीच स्थित है? तो ध्यान रखें, ईरान और यूएई के बीच में ये स्थित है। ठीक है, हॉर्मुज जिसे कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है, तो फारस की खाड़ी पश्चिम को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। वही दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल चेक पॉइंट इसको भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर इसका आप मैप देखेंगे ना, तो ये देखिए, तो पर्शियन, ये जितने भी कंट्री है ना, ये ईरान, इराक, कुवैत, बहराइन, सऊदी अरेबिया, यूएई, यहाँ सब मुख्य तेल उत्पादन कंट्रीज हैं। तो यहाँ से ये होके आता है और यही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अगर इसको अगर बंद कर दिया जाए ना, तो पूरे एशिया भर में तेल की कमी हो सकती है, इसीलिए इसको कहा जाता है चेक पॉइंट। उसी के साथ आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हाल ही फिलहाल में खबरों में रहे हैं स्टेट्स, उनको देख लेते हैं। ठीक है, जैसे 10 डिग्री चैनल आपको पता ही होगा, कार निकोबार द्वीप और लिटिल अंडमान के बीच में है। डेविस स्ट्रेट ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में है। पाक स्ट्रेट भारत और श्रीलंका के बीच में है, आपको पता ही होगा। स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर स्पेन और मोरक्को के बीच में। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ मोरक्को। फॉर्मोसा स्ट्रेट कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ताइवान और चीन के बीच में है। क्यों? क्योंकि देखो, चाइना हमेशा अपना स्वामित्व जताता है इस पे, ताइवान पे, इसीलिए खबरों में रहता है और क्वेश्चन पूछा जा चुका है। स्टेट ऑफ टार्टरी रूस और चाइना के बीच में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, लेकिन हाँ आपको पता होना चाहिए क्योंकि एलिमिनेशन में बहुत काम आता है। युकाटियन चैनल जिसे आपने सुना होगा, स्ट्रेट भी बोलते हैं इसको, तो मैक्सिको और क्यूबा के बीच में। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज यू नो दैट कि क्यूबा वही कंट्री है जिसपे यूएसएसआर जब था ना, तो उन्होंने अपनी मिसाइलें इस पे रखी थी, तो जिसकी वजह से यूएसए और यूएसएसआर का, ठीक है, यूएसए और यूएसएसआर के रिश्ते काफी खराब हो गए थे। कोल्ड वार की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, वही मसीना स्टेट इटली और सिसिली के बीच में है। पोंचानो स्टेट इटली और अल्बानिया के बीच में है। कूक स्टेट न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप और दक्षिण द्वीप के बीच में है। मोजाम्बिक चैनल मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच में है। बल अल मंदाब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बबल मंदाब यमन और जिबूती के बीच में। देखो इसको ऐसे लिखा भी जाता है कि ये लिखने का तरीका स्टेट को, बब यहां देखो ऐसा रहेगा, एल ऐसे, मंदाब ऐसे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यमन और जिबूती के बीच में। बेरिंग स्टेट रूस और अमेरिका के बीच में है, क्वेश्चन आ चुका है इस पे। अच्छा, आपके लिए मैं एक होमवर्क प्रश्न देता हूं, आप होमवर्क बताइए कि इंग्लिश चैनल किसके बीच में है? इंग्लिश चैनल इज बिटवीन विच कंट्रीज? ओके, सो 14th है स्टेट ऑफ मलाक्का विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द एशियन कॉन्टिनेंट। अंडमान सागर इंडियन ओशन में जो है, और दक्षिण चीन सागर प्रशांत महासागर को जोड़ता है। 15 है स्टेट ऑफ हॉर्मुज विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बिटवीन ईरान और संयुक्त अरब अमीरत के बीच। अभी मैंने आपको ये बताया था क्वेश्चन में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में LIC ने ऑनलाइन जीवन बीमा पॉलिसी की पेशकश करने के लिए बेचने के लिए इसका स्टार्ट हो गया कि किस निजी बैंक के साथ भागीदारी की है? ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर ए IDFC बैंक के साथ। ठीक है, उसी के साथ को यह ध्यान रखा है कि LIC ने ऑनलाइन जीवन बीमा पॉलिसियों को देने के लिए कॉर्पोरेट एजेंसी व्यवस्था के तहत ISFL फर्स्ट बैंक के साथ भागीदारी की है। यह टाई अप 1 करोड़ से अधिक IDFC फर्स्ट बैंक के ग्राहकों को बैंक की वेबसाइट के माध्यम से LIC पॉलिसी खरीदने में मदद करेगा। अच्छा, IDFC फर्स्ट बैंक एक भारतीय निजी बैंक है, आपको ध्यान रखना है, लोग कंफ्यूज रहते हैं। इसके CEO हैं वी वैद्यनाथन। LIC की बात करें तो 1956 में गठित थी, ये भारत की केंद्रीय सार्वजनिक एक निकाय है, ये आपको ध्यान रखना है। अध्यक्ष इसके हैं सिद्धार्थ मोहंती। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में, आपको पता ही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने कीर्ति कार्यक्रम शुरू किया है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखना है। तो हाल ही में आपको पता होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने इसको लॉन्च किया था, खेल मंत्रालय ने। ठीक है, भाई खेल मंत्री मनसुख मंडाविया हैं हमारे, जिन्होंने युवा एथलीट की पहचान करने और उन्हें विकसित करने के लिए कीर्ति खेलो इंडिया राइमिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, जिसकी फुल फॉर्म है, कार्यक्रम
का दूसरा चरण शुरू किया है। कार्यक्रम आरटी उपकरणों का उपयोग करके 100 दिनों के भीतर 1 लाख युवा एथलीटों का आकलन करेगी। इन आकलनों में 5 प्रमुख विषयों पर शामिल है, मतलब कौन कौन से एथलीट? एथलेटिक्स, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी और खो खो। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में बीआईएस ने मानवीकरण और अनुसंधान एवं विकास पहल को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान के साथ भागीदारी की है? तो इसका सही उत्तर है सी, IISC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साथ ये अभी किया है। अच्छा, भारतीय मानक ब्यूरो ऑफ क्या है? ये मानवीकरण और अनुरूपक मूल्यांकन है भारत में, जो सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बीआईएस मानवीकरण चेयर प्रोफेसर स्थापित करने के लिए भारतीय विज्ञान बेंगलुरु के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये ध्यान रखिएगा, इस पहल का उद्देश्य क्या है? तो अकादमिक पाठ्यक्रम में मानवीकरण को एकत्रित करना, मानवीकरण गतिविधियों में शिक्षावादियों को शामिल करना और अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को समर्थन करना है। अच्छा, बीआईएस अधिनियम 2016 के तहत स्थापित किया गया था, तो एक राष्ट्रीय मानक है जिसमें यह मानक तय करता है कि कौन सी चीज कितनी सही है। बीआईएस भारतीय मानक संस्थान आईएस की जगह लाया गया था, जिसे 1947 में लाया गया था गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है, तो बीआईएस उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आपको ध्यान रखें, इसके निदेशक हैं प्रमोद कुमार तिवारी। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया है? इसका सही उत्तर है बी, कोलकाता, वेस्ट बंगाल में हाल ही में इसका अनावरण हुआ है। तो केंद्रीय खनन मंत्री जे किशन रेड्डी ने कोलकाता में राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र किया है। भूस्खलन लैंडस्लाइड आपको पता ही होगा क्या होता है, ठीक है ना। तो भूस्खलन के पूर्वानुमान के लिए भू संकेत वेब पोर्टल और भू संकेत मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया साथ में। वही एनएलएफसी का उद्देश्य क्या है? तो सटीक पूर्वानुमान देना, जिससे ना भूस्खलन से कई बार बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा देते हैं। तो सही समय पर अगर जानकारी मिल जाएगी तो लोग यहाँ से अपना बचाव पर रख सकते हैं, ठीक है, बचाव कर सकेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मेलबर्न 2024 आईएफएफ के भारतीय फिल्म महोत्सव में किसे सम्मानित किया गया है? ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर है अभी हाल ही में रामचरण को इसमें सम्मानित किया गया है। तो रामचरण को मेलबर्न 2024 के भारतीय फिल्म महोत्सव आईएफएफ में भारतीय कला और संस्कृति के राजदूत के रूप में भी सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ ये देख लें कि हाल ही में जो भी लोगों को अवार्ड्स मिले हैं वो हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। जैसे विश्व फोटो 2024 किसको मिला? मोहम्मद सलीम को मिला था। आर्यभट्ट पुरस्कार पबलेराव सुब्बाराव को दिया गया था। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 अमिताभ बच्चन को दिया गया था। एबेल पुरस्कार गणित का नोबेल पुरस्कार का मिशेल तालाग्रांट को दिया गया था। इरामस पुरस्कार अमिताभ घोष को। 2024 का प्रिज्गर पुरस्कार रिकेन यामामोटो को। सैन जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 राधिका सेन को। शॉ पुरस्कार पूर्व का नोबेल पुरस्कार का श्रीनिवास आर कुलकर्णी को। केस मानववादी पुरस्कार रतन टाटा को 2024 का, 2023 का बिल गेट्स को। साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड रास्किन बांड को दिया गया था। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार ग्रीन नोबेल पुरस्कार कहते हैं आलोक शुक्ला को दिया गया था, छत्तीसगढ़ के हैं। ट्यूरिंग पुरस्कार 2023 कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार कहते हैं एवी विंटरसन को दिया गया था। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जेपी एंटरबैक को दिया गया, कैरोस उनकी बुक के लिए। माइकल हाफमैन इसके ट्रांसलेटर हैं। अभी ये ना उत्तराखंड पीसीएस हुआ था, उत्तराखंड के पीसीएस में ये क्वेश्चन आया था, आपको पता होना चाहिए। विटली गोल्ड अवार्ड ग्रीन ऑस्कर कहते हैं, पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया था, असम की रहने वाली है। कई बार पूछ लिया था किस स्टेट से हैं। 2024 का लच्छू महाराज पुरस्कार पंडित राजेंद्र गगनाई को दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस राज्य ने राजीव गांधी नागरिक भव्य हत्सम योजना शुरू की है? तो ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर है एक, तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने भी हाल ही में इसको शुरू किया। तो तेलंगाना ने सिविल सेवा उम्मीदवारों को ना जो भी वित्तीय सहायता देने के लिए किया गया, जो भी यहाँ के कैंडिडेट्स होंगे जो इसमें अपीयर हो रहे हैं ना यूपीएससी में, और जो भी प्रीलिम्स को क्वालिफाई करेंगे उनको 1 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखो सबको नहीं मिलेगा, एसटी, एसटी, ओबीसी, महिला और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिला जाएगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन, राजधानी यहाँ की हैदराबाद, ये आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, कौन सा देश 10वें अफ्रीकी राष्ट्र के रूप में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल हुआ है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइवरी कोस्ट इसका आंसर, ये ध्यान रखिएगा। साथ में आपको ध्यान रखना है कि संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन, जिसे ट्रांस बाउंड्री वाटर कोर्स अंतरराष्ट्रीय झीलों के संरक्षण के लिए बनाया गया था, ठीक है, 1992 में हेलसिंकी में अपनाया गया था, 1996 में इसे लागू किया गया था। यह एक कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इराक मार्च 2023 में मध्य पूर्व में पहले देश के रूप में इसमें स्वीकार हुआ था। वहीं नामीबिया जून 2023 में दक्षिण अफ्रीका के पहले देश के रूप में इसमें शामिल हुआ था। पनामा जुलाई 2023 में शामिल होने वाला पहला लैटिन अमेरिका था। ठीक है, वही कुल सदस्य के हैं कितने? 47 प्लस ईयू के 27 देश। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
पीएम स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? इसका सही उत्तर है डी, मध्य प्रदेश। ये आपको ध्यान रखना। साथ में ये ध्यान रखना कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत 50,000 मुफ्त ऋण के साथ शहरी सड़क विक्रेताओं को प्रभावी ढंग से मदद करने के लिए लाई गई थी। कोविड-19 में महामारी के बीच जून 2020 में इसे लॉन्च किया गया था। ये प्रश्न आ सकता है। तो असम सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है? मध्य प्रदेश, मैंने बता दिया। वही दिल्ली नगर निगम सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली अर्बन लोकल बॉडीज में नंबर 1 पे है। अच्छा, मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? मोहन यादव। राज्यपाल इसके गंगूभाई सिंह पटेल। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के नए राजदूत में किसे रूप नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है विनय क्वात्रा को। ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में देखिए सारे जितने भी इंपॉर्टेंट अभी हाल ही में नियुक्तियां की गई उनको हम फटाफट देख लेते हैं। जैसे रश्मि शुक्ला को महाराष्ट्र की पहले डीजीपी बनाया गया है। विकासशील को एडीबी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है। दलजीत सिंह चौधरी को एसएसबी डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। रविंद्र त्यागी को पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का सीएमडी है। वहीं नादिया केल्विन को नया प्रेसिडेंट यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक बनाया गया है। सेंथिल पांडेयन को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में राजदूत बनाया गया है। शशि सिंह अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ के अध्यक्ष बनाए गए हैं। पी संतोष नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के एमडी बनाए गए हैं। किशोर मकवाना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। सरदार रमेश सिंह अरोड़ा पाकिस्तान में पहले सिख मंत्री बनाए गए हैं। देवेंद्र झझरिया भारत पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। मरियम नवाज पाकिस्तान में पहली महिला मुख्यमंत्री बनाई गई हैं। एएस राजीव सर्वोत्तम आयुक्त बनाए गए हैं। राहुल सिंह सीबीएसई के अध्यक्ष बनाए गए हैं। नवनीत सहगल प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं। ज्ञानेश कुमार सुखबीर सिंह संधू चुनाव आयुक्त। अगला प्रश्न है, किस देश ने कार्बन फाइबर से बनी दुनिया की पहली यात्री ट्रेन का निर्माण किया है? इसका सही उत्तर है ए, चाइना ने हाल ही में कार्बन फाइबर से बनी पहली रेल का अनावरण किया है। इसके साथ आइए हाल ही में मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट देख लेते हैं कि मेट्रो ट्रेन को सेट्रिवो 1.0 कहा गया है या कार्बन स्टार रैपिड ट्रांजिट के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। वही कार्बन फाइबर एक ऐसी सामग्री है जिसमें कार्बन के पतले मजबूत क्रिस्टल तत्व होते हैं। अनिवार्य रूप से कार्बन परमाणु लंबी श्रृंखलाओं में एक साथ बंधे होते हैं। तो बहुत ही हल्का होता है। ये एक प्रकार से क्या होता है, बहुत ही, एक तो हल्का होता है, साथ में क्या होता है, बहुत ही हल्के के साथ मजबूत भी होता है। ठीक है। तो अपनी मजबूती के कारण जाना जाता है। चीन की राजधानी है बीजिंग और यहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। अगला प्रश्न है कि भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? ध्यान रखिए हाल ही में इसको मनोला मार्कोस को इस पर नियुक्त किया गया है। ठीक है। साथ में आइए ये देखिए, अभी फिर से अभी मैंने आपको भी ये रिवाइज करवाने की जरूरत नहीं, मुझे लगता है कुछ देर पहले ही करवाई थी। ठीक है। तो इनको हम स्किप कर रहे हैं। आप पिछली वाली देख सकते हैं, वो हाल ही में जो हाल ही में नियुक्तियां हुई हैं वही हैं सारी। ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय निशानेबाज को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया? देखिए ओलंपिक द्वारा ना, ये ओलंपिक ऑर्डर सबसे बड़ा सम्मान होता है ओलंपिक्स का। तो हाल ही में इसको ना अभिनव बिंद्रा को सम्मानित किया गया इस पद से, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, ओलंपिक से जुड़े और प्रश्न देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे विल्किश मीर को ना पेरिस ओलंपिक होने वाला 33वां, यह कौन सा 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होने जा रहा है? कहाँ? पेरिस, फ्रांस। कहाँ पे? पेरिस, फ्रांस। इसमें जूरी सदस्य बनाया गया है, पहले भारतीय बने हैं ये। वहीं अभिनव बिंद्रा को 2024 पेरिस ओलंपिक्स के लिए टॉर्च बेरर के रूप में चुना गया है। पेरिस ओलंपिक्स में भारत की पहली महिला ध्वजवाहक बनी है पीवी सिंधु। पेरिस ओलंपिक में पुरुष ध्वजवाहक है शरद कमल। थॉमस बाग अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 का मस्कट है ओलंपिक प्रिज, ये आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने पर्यटक वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया है? तो ध्यान रखिए इसका सही उत्तर है बी, सिक्किम राज्य ने अभी हाल ही में इसको कर दिया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वही बात करें, मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमंग है, यहाँ के गवर्नर है लक्ष्मण आचार्य और राजधानी यहाँ की गंगटोक है सिक्किम की। रहेगी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। सिक्किम का अगर हम कहें मैप एक बार देख लीजिएगा जरूर। अगला है, हाल ही में खबरों में देखी गई प्रलय मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? तो देखिए मैंने आपको एक बहुत ही इसका पीछे बताया था ट्रिक। ट्रिक क्या, एक बहुत ही कॉमन चीज है कि ये जो हमारे देश में जितने भी असला गोला बारूद है ना, खासकर डीआरडीओ ही इसको बनाती है। ठीक है। तो डीआरडीओ इसका आंसर है। तो डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। अध्यक्ष इसके समीर बी कामत, अभी इनको एक्सटेंशन मिला है। ठीक है, मतलब इस पद पे बने रहेंगे। यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने परियोजना स्वास्थ्य नग्राम शुरू किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, तेलंगाना ने किया है। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। साथ साथ में ये भी ध्यान रखना है कि परियोजना का उद्देश्य टीबी देखभाल, निगरानी, रोकथाम और टीबी मृत्यु दर को 3 वर्षों में 1/3 कम करना है। ठीक है। वहीं क्षय रोग
माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है। मुख्यमंत्री यहाँ के ए रेवंत रेड्डी, गवर्नर है सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, राजधानी यहाँ की हैदराबाद। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस देश के पास 2024 विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर इसका बी सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर। ये आपको ध्यान रखना, जापान मत करना, आंसर गलत हो जाएगा। उसके बाद ध्यान रखना किसको कौन जारी करता है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स द्वारा जारी किया जाता है। सिंगापुर का पासपोर्ट है तो 195 देश में आप वीजा मुक्त जा सकते हो। भारत की रैंकिंग इसमें क्या है, भारत की रैंकिंग अगर आपसे मैं पूछूं तो 82वीं रैंक है, जिसमें 58 देशों में वीजा मुक्त आप जा सकते हो। अगला प्रश्न है किस देश ने हाल ही में न्यू कैसल रोग के मामले के बाद पशु स्वास्थ्य आपातकालीन घोषित किया है। तो अभी हाल ही में ध्यान रखिएगा, ब्राजील ने घोषित किया। ठीक है, ब्राजील ने, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ब्राजील के कृषि मंत्रालय ने न्यू कैसल बीमारी के कारण रियो ग्रैंड डो सुल में पशु स्वास्थ्य आपातकालीन घोषित किया है। तो अच्छा, न्यू कैसल रोग जो होता क्यों है, तो पैरामिक्सकोरियम वायरस के कारण यह होता है। पक्षियों को श्वसन तंत्रिका और पाचन तंत्र को पूरी तरह भंग कर देता है। ब्राजील की राजधानी है ब्रसीलिया, राष्ट्रपति है लूला दा सिल्वा। ठीक है, ये है आपका देखिए ब्राजील, और ये है आपका ब्रसीलिया। ठीक है, अगला प्रश्न है एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड किस राज्य में ग्रीन चारकोल प्लांट स्थापित करेगी। तो हरियाणा में गुरुग्राम, पहला कहां पे, गुरुग्राम। ठीक है, और दूसरा कहां पे, दूसरा आपका फरीदाबाद। ठीक है, इन दो डिस्ट्रिक्ट में यह स्थापित करेगी। अगला प्रश्न अगर देखने से पहले इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहते हैं कि गुरुग्राम और फरियादा के नए निगम 500 करोड़ रुपए की लागत से 2 जिलों में दो अपशिष्ट से लकड़ी का कोयला संयंत्र स्थापित करेगा। ठीक है, जिन्हें ग्रीन कोल प्लांट भी कहा जाता है। ये स्वतंत्र स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 1500 टन कचरे को चारकोल में परिवर्तित करेंगे। कचरा देखो कोल में परिवर्तित हो रहा है तो कितनी अच्छी बात है कि कचरा तो खत्म हो ही रहा है, साथ में कोल बन रहा है। वही नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन 1975 में गठित हुआ था। अध्यक्ष इसके हैं गुरदीप सिंह। हरियाणा की बात करें तो मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी हैं, राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। ये है आपका देखिए हरियाणा राज्य, और यहां पर अगर आप बात करें तो ये गुड़गांव, ये फरीदाबाद। अगला प्रश्न है कि संशोधित ब्याज संवेदन योजना में हाल ही में समाचारों में देखी गई किन दो संगठनों द्वारा लागू की जाती। तो ध्यान रखें, नाबार्ड और आरबीआई ने मिलकर इसको लागू किया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ में ये ध्यान रखें तो केंद्र सरकार संशोधित ब्याज संवेदन स्कीम के तहत अल्पकालिक फसल ऋण की ऊपरी सीमा को 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख करने जा रही है। वहीं MISSM किसानों को रियायती अल्पकालिक ऋण प्रदान करेगा। अच्छा, इसी के साथ ये ध्यान रखना है कि ब्याज सर्वेक्षण विभिन्न बैंकों के लिए उपलब्ध है। ठीक है, और इस योजना का प्रबंधन नाबार्ड और आरबीआई द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना नाबार्ड जिसे कहते हैं 1982 में हुई थी। इसका उद्देश्य है कृषि विकास और क्रेडिट प्रदान करना। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। गवर्नर इसके हैं शक्तिकांत दास। ये आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कितने शहरों को खुले में शौच मुक्त प्लस घोषित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर है ए 5,47,283 शहर ऐसे हैं जिनको अभी मुक्त किया गया है। इसके साथ यह ध्यान रखें कि ओडीएफ प्लस एक वर्गीकरण है जो लंबे समय तक चलने वाली स्वच्छता विधियों और कुशल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करके खुले में शौच को समाप्त करना है। अच्छा, प्लस का मतलब क्या होता है, तो इसका अर्थात यह है ना कि एक तो खुले में शौच बंद हो गया, लेकिन कुछ दिन बाद आप देखो तो लोग जो अपना सेप्टिक टैंक जो टैंक बनवाते हैं ना उसको खाली नहीं कराते, और बाद में क्या था तो खुले में शौच करना फिर से शुरू कर देते थे। प्लस वाले में क्या, उसकी मेंटेनेंस भी चालू रहती है। तो जो मेंटेनेंस है ना, उसी की वजह से ये इसको प्लस का दर्जा दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश सबसे नंबर 1 पे है, इसमें 93,872 ओडीएफ प्लस गांव है इसमें। ठीक है, जम्मू कश्मीर और मणिपुर सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। वहीं स्वच्छ भारत मिशन, जिसे MBM स्वच्छ भारत अभियान या स्वच्छ भारत मिशन कुछ भी कह लो, 2 अक्टूबर 2014 को भारत सरकार द्वारा लाया गया था, जिसे खुले में शौच को खत्म करने और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करने के लिए, ठीक है, खुले में शौच को मुक्त ओडीएफ गांव को बनाने के लिए शुरू किया गया एक देशव्यापी अभियान है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हाल ही में देश के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कहां किया गया है।
तो रिसेंटली वेयर वाज द कंट्रीज ऑफ 500 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन इनॉग्रेटेड। तो ध्यान रखिए इसका सही उत्तर है सी, मिजोरम में हाल ही में इसका अनावरण हुआ है। ठीक है, तो 25 जुलाई 2014 को केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है हमारे, अश्विनी वैष्णव ने 10वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की। साथ में ही मिजोरम के आइजोल में भारतीय जनसंचार संस्थान के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया। अच्छा, सामुदायिक रेडियो स्टेशन करते क्या है, इनका ये होता है कि सरकारी योजनाएं जितनी होती हैं और कृषि जानकारी प्रदान करते हैं लोकल लेवल पे, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं सामुदायिक रेडियो सार्वजनिक और वाणिज्य रेडियो के विपरीत स्थानीय समुदायों द्वारा स्थानीय भाषाओं में संचालित और कम आवृत्ति वाले स्टेशन होते हैं, लो फ्रीक्वेंसी वाले होते हैं, जिन्हें शैक्षणिक संस्थानों, सामुदायिक आधारित संगठनों, पंजीकृत समाज और ट्रस्टों द्वारा भी स्थापित किया जा सकता है। सीएम यहाँ के हैं लाल हुदोमा, कैपिटल यहाँ की है आइजोल, ये आपको ध्यान रखना। ये आपका है मिजोरम, यहाँ की कैपिटल आइजोल। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखी गई एनपीएस वत्सल योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। इसका सही उत्तर है बी, माता पिता और अभिभावकों को अपने बच्चों की भविष्य की वित्तीय जरूरतों के लिए योजना बनाने में मदद करना। साथ में यह ध्यान रखिए कि वित्त मंत्री ने माता पिता और अभिभावकों को अपने बच्चों की भविष्य की वित्तीय जरूरतों के लिए योजना बनाने में मदद करने के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत एक नई योजना एनपीएस वत्सल की घोषणा की थी। ठीक है, जिससे माता पिता अपने नाबालिग बच्चों के लिए एक खाता खोल सकते हैं, जिससे बच्चों के 18 साल का होने तक धन जमा होता है। उसके बाद जब से व्यस्त हो जाते हैं तो एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है नॉन एनपीएस प्लान में। ठीक है ना, एनपीएस अकाउंट आपका ट्रांसफर हो जाएगा नॉन एनपीएस प्लान में 18 साल के बाद। वही एनपीएस एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना है, मतलब वॉलेंटरी है, ऐसा नहीं है कि सरकार आपको कह सकती है नहीं आपको कराना ही पड़ेगा, आपकी इच्छा है। व्यक्तियों को नियमित योगदान के लिए माध्यम से सेवानिवृत्ति कोष बताने के लिए रिटायरमेंट प्लान है, कुल मिला के ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इस वक्त बाजारी रूप से ना आपको अधिक रिटर्न प्रदान होता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य में लिथियम संसाधन पाए गए हैं। तो अभी हाल ही में ध्यान रखिएगा कर्नाटक में ये लिथियम पाए गए हैं। ठीक है, तो इसके साथ आपको ये ध्यान रखना है कि परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय ने कर्नाटक में मांड्या जिले में 1600 टन लिथियम संसाधनों की खोज की है। परमाणु खनिज अन्वेषण तथा अनुसंधान निदेशालय परमाणु ऊर्जा विभाग की एक इकाई है। जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा लिथियम भंडार है, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है हमारे, मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। सीएम कौन है अभी कर्नाटका के, कर्नाटका के सीएम है सिद्धरमैया, गवर्नर है यहाँ के थारचंद गहलोत। तो कर्नाटक राज्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको देखो गोल्ड भी पाया जाता है। गोल्ड कौन सा, आपको याद होगा ना, केजीएफ मूवी देखी होगी, केजीएफ, तो कोलार गोल्ड फील्ड इसका नाम है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, इंडिया जोन अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। फिडे की बात हो रही है, फिडे के इंडिया जोन हाल ही में संजय कपूर को इस पे चुना गया है, आपको ध्यान रखें। वहीं अगर हम वर्ल्ड की बात करें, वर्ल्ड का फिडे अध्यक्ष कौन है, तो आर्केडी डोरकोविच है। ठीक है, ये ध्यान रखना। आइए इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजभाषा गौरव सम्मान 2023-24 से किसे सम्मानित किया गया। तो ये पीएसयू है विशाखापट्टनम की गवर्नमेंट की, उसको सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, प्रश्न आ सकता है। हम लोग सोचते हैं राजभाषा गौरव सम्मान किसी इंसान को इस बार दिया गया, मतलब कोई किसी एक व्यक्ति को, लेकिन नहीं, इस बार एक पीएसयू को दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे सबसे कम उम्र के महाराष्ट्र देखना मुंबई जो आपका क्रिकेट एसोसिएशन है उसका अध्यक्ष रूप बनाया गया है। तो ध्यान रखिएगा अजिंक्य नायक को बनाया गया है। ठीक है, संजय नायक को उन्होंने हराया है इसमें। इसके साथ साथ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सारी नियुक्तियां हैं, अभी मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताई थी। एक बार अगर आप यहाँ भी चाहे तो इसको देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप इसको अच्छे से रट सकते हैं, प्रश्न आते हैं इसमें से कई बारी। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेकंड स्लाइड है। ठीक है, ये हमारी थर्ड स्लाइड है, इसका अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में कौन सा देश मर्कोसर समूह का पूर्णकालिक सदस्य बना है। ध्यान रखिएगा हाल ही में अभी बोलिविया इसका पूर्णकालिक सदस्य बना है। ठीक है, बोलिविया। तो मार्कोसर क्या है, अपने स्पेनिश अध्यतर के लिए मार्कोसर यह दक्षिण आम बाजार लैटिन अमेरिका का, ठीक है, एक आर्थिक और राजनीतिक ब्लॉक है। अच्छा, लैटिन अमेरिका क्या है, साउथ अमेरिका जो है ना, जिसके देश हैं इनको लैटिन अमेरिका कहते हैं। ठीक, इसमें मूल रूप से अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे और उरुग्वे सदस्य थे।
बोलिविया और वेनेजुला बाद में इसके शामिल हुए थे, लेकिन वेनेजुला को 1 दिसंबर 2016 को निलंबित कर दिया गया था। यह 1991 असुनसियन की संधि पर हस्ताक्षर के बाद बनाया गया था, जो देशों के बीच माल, सेवाएं, उत्पादन, कारकों की मुक्त आवाजाही के लिए समझौता था। आइए एक बार मैप देख लेते हैं। अगर आप इसके मैप को देखें ना, तो एक चीज आप इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट पाएंगे कि पैराग्वे की जो कैपिटल है असुनसियान, यहाँ पे इसका गठन हुआ, ठीक है, पहली बार यहीं पे 1991 में। तो ब्राजील आपने देख ही लिया, ब्रासीलिया कैपिटल है, बोलिविया की लापेज है, कई बार आ जाता है। अर्जेंटीना की ब्यूनस आयरिस है, पूछ लिया आता है क्वेश्चन, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं कि पवन डीमन क्या है, जो समाचारों में देखा गया। विंड डीमन की बात हो रही है। ध्यान रखिए, यह एक प्रकार की मिसाइल है, ठीक है, एक प्रकार की मिसाइल है जो हाल ही में इसराइल ने डेवलप की है। इसके साथ यह है कि इसराइल एयर स्पेस इंडस्ट्रीज ने हाल ही में देश की नई हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का निर्माण किया है, जिसे विंड डीमन कहा गया है। 200 किलोग्राम इसका वजन है, 140 किलो वजन के साथ है, क्षमता 200 किलोमीटर तक है, ठीक है। राजधानी यहाँ की जेरूसलम है, पीएम यहाँ के बेंजामिन नेतान्याहू है। कहाँ के? इसराइल की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न समाचारों, देखो खासकर समाचारों में देखा जाने वाला टिनजापिरिन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिए कि तरह की वैक्सीन है, ठीक है, क्या है? वैक्सीन है। ये रहा टिनजापिरिन वैक्सीन है, जो कि क्या है, ये एक दवा है जिसका उपयोग गंभीर रक्त के थक्कों के इलाज के लिए किया जाता है, और कोबरा के जहर से कोशिकाओं को होने वाले नुकसान को भी कम करा जा सकता है इससे। अगला प्रश्न है, हाल ही में सिडबी को ग्रीन क्लाइमेट फंड से कितनी राशि मिली है? तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है बी, $215.6 मिलियन, ठीक है। अभी क्यों? हाल ही में इसको ये ग्रीन क्लाइमेट फंड से मिला है। इसी के साथ ये देखना है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसको ना एमएसएमई आप लोग कहते हैं, हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में, तो शमन एंड अनुकूलन परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड से $215.6 मिलियन प्राप्त हुआ है। वित्त पोषण भारतीय सूक्ष्म लघु मध्यम को कम उत्सर्जन और जलवायु लचीला प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए सहायता देना है, ठीक है। वही सिडबी एमएसएमई के समग्र लाइसेंसिंग और विनियमन के लिए सर्वोच्च निकाय है। इसके सीएमडी हैं मनोज मित्तल, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। वहीं ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना 2010 में हुई थी, जलवायु वित्त के लिए एक कोष बनाया गया था, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि पेरिस ओलंपिक उद्घाटन समारोह किस नदी के तट पर आयोजित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही उत्तर है ए, शीन नदी। कहां पर है? पेरिस में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ये आपकी शीन नदी है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, शीन नदी यहां पर है, सॉरी ये वाला। ये अगेन सारे जितने भी ओलंपिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हैं। जैसे जैसे ही हमारे मेडल्स आते रहेंगे मैं आपको अपडेट देता रहूंगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पेरिस में ग्रेमिन संग्रहालय द्वारा अनुकूलित सोने के सिक्के से किसे सम्मानित किया? शाहरुख खान को भी हाल ही में इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। एक लौते बॉलीवुड एक्टर बन गए हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अपने का जिनके नाम पर म्यूजियम में सोने का सिक्का रखा जाएगा। तो ग्रेमिन संग्रहालय कहां पर है? पेरिस में, यह ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कि भाई कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को प्रतिवर्ष कारगिल दिवस मनाया जाता है। आइए, क्यों मनाया जाता है आपको पता है? कि 1999 में ना पाकिस्तान से कारगिल विश्व युद्ध हुआ था, युद्ध हुआ था हमारा देश का कारगिल से, जिसमें हमारे बहुत सारे सैनिक शहीद हो गए थे। उन्हीं की याद में ये विजय दिवस मनाया जाता है। अच्छा, भारत ने इसमें जीत हासिल की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, बलिदान हमारा खाली नहीं गया, न जाएगा। आइए देखते हैं जुलाई के सारे इंपॉर्टेंट डेट्स। तो 1 जुलाई को हम राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाते हैं, 6 जुलाई को हम विश्व जुनूस दिवस मनाते हैं, 10 जुलाई को वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं, 14 जुलाई को बेस्टिल डे मनाते हैं, 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाते हैं, 17 जुलाई को वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस मनाते हैं, 18 जुलाई को इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे मनाते हैं, 20 जुलाई को इंटरनेशनल चेस डे मनाते हैं, 22 जुलाई को नेशनल फ्लैग डे मनाते हैं, 26 जुलाई को हमने बता ही दिया आपको कारगिल विजय दिवस, 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे। अगला प्रश्न है, हाल ही में सी डॉट ने किस संस्थान के साथ सेल फ्री 6G एक्सेस पॉइंट विकसित करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो आईआईटी रुड़की और आईआईटी मंडी इसका सही, दोनों के साथ, ठीक है। तो टेलीमेटिक्स के विकास के लिए सी डॉट, जिसे भारत सरकार का एक स्वामित्व वाली दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास केंद्र बनाया गया था, यह 1984 में डिजिटल एक्सचेंज को डिजाइन और विकसित करने के लिए बनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आइए
अगला प्रश्न देखते हैं कि कॉप 29 बैठक 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। अच्छा, कॉप क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जब आपको याद है 1991 1992 जब अर्थ समिट हुआ था ना, कहां पे हुआ था? अर्थ समिट कहां हुआ था? आपको पता होगा, रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। ठीक है, तो ब्राजील में उसी टाइम ना, तो अर्थ समिट के टाइम ही यूएनएफसीसी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, तो उसमें यह हुआ था कि भाई कैसे जलवायु परिवर्तन को रोका जाए, इसमें बात हुई थी। ठीक है, जब इसमें बात हुई तो पेरिस डील आई थी। ठीक है, पेरिस क्लाइमेट डील जिसे कहते हैं ना, पेरिस क्लाइमेट डील, जिसमें हर कंट्री ने कहा था कि हम भाई जो सेंचुरी का जो क्लाइमेट है ना, 100 साल का जो क्लाइमेट जो बढ़ रहा है, इसको हम क्या करेंगे, 1.5 डिग्री से ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे, ये था। ठीक है, तो उसी की बैठक प्रतिवर्ष की जाती है COP19 में। ठीक है, कॉप में तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हैं कि ये सारी कंट्रीज में बैठक देती है, तकरीबन तकरीबन 193 देश हैं इसमें, तो ये सब बैठक करके यही इस पे करते हैं। तो इस साल ध्यान रखिएगा अजरबैजान में हो रहा है। ठीक है, अजरबैजान। तो हाल ही में अजरबैजान के COP19 ने हरित परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए राष्ट्रों को 1.5 डिग्री लक्ष्य को पूरा करने के लिए मदद करने के लिए जीवाश्म ईंधन उत्पादों द्वारा पोषित क्लाइमेट फाइनेंसिंग एक्शन फंड की घोषणा की है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पोषित क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड कब स्थापित हुआ था? 2024। कहां पे? अजरबैजान। ठीक है ना। यह फंड जीवाश्म ईंधन उत्पादों से विकसनशील देशों में हरित परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए सदस्य देशों को 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगी। यह ध्यान रखें, CFF का लक्ष्य 50% जलवायु परियोजनाओं के लिए उपयोग किया जाएगा, जिसमें स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी और जलवायु लचीलापन शामिल है। ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में AI मॉडल लामा 3.1 किसने विकसित किया? तो इसका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा, बी, मेटा, जिससे हम पहले फेसबुक नाम से जानते थे। कौन है इसके संस्थापक? मार्क जकरबर्ग। मार्क जकरबर्ग, जुकरबर्ग, जकरबर्ग, जो भी आप कहते हैं। उसी के साथ ही आपको ध्यान रखना है AI पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भारत की पहली AI सिटी बनेगी लखनऊ। देश का पहला AI रोबोटिक पार्क बनेगा आर्ट पार्क, कहाँ? बेंगलुरु में। रिलायंस हनुमान नाम से AI चैटबॉट लॉन्च करेगी। भारत का पहला AI स्कूल तिरुवनंतपुरम। भारत में विश्व के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च करेगा, जिसका नाम इंद्रजाल है। AI गॉडफादर जेफरी हिंटन को कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। किस AI भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च हुआ है? जम्मू एंड कश्मीर। दुनिया का पहला AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन है? डेविन। ठीक, किस कंपनी बनाया? कॉग्निशन। AI सुरक्षा पर पहला शिखर सम्मेलन यूके के ब्लास्ले में हुआ था 2023 में। AI सुरक्षा पर दूसरा शिखर सम्मेलन सियोल, दक्षिण कोरिया, 2024 में। किस AI ने PM मोदी के भाषणों का तमिल में अनुवाद किया है? तो भाषण लाई। SC ने भी AI आधारित क्षेत्रीय भाषा का अनुवाद उपकरण लॉन्च किया है, यह सुवास कहते हैं। ओला ने भारत का पहला AI मॉडल लॉन्च किया कृत्रिम नाम से। जनरेटिव AI प्लेटफॉर्म टोपाज किसने बनाया? इन्फोसिस ने। ओपन AI चैट जीपीटी की फॉर्म जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। रशिया का AI का नाम है गीगा चैट। AI ओडिसी किसने बनाया था? आपको याद है? माइक्रोसॉफ्ट। 10 बार आपको बता चुका हूं, प्लीज याद रखिए। शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से AI आधारित एंच लॉन्च हुई है? तो इस ऐप को कहते हैं अनुवादिनी। अच्छा, वर्ल्ड का पहला AI ड्रेस किसने बनाया है? तो उसका नाम है मेडुसा ड्रेस। ठीक है, किसने बनाया है? क्रिस्टिना अल्स ने। ठीक है, गूगल की एम्प्लॉई। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, एग्री स्टैक क्या है, जो हाल ही में खबरों में देखा गया? तो डिजिटलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के लिए इसको बनाया गया था। एग्री स्टैक, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने इसको लॉन्च किया था। वहीं एग्री स्टैक एक डिजिटल ढांचा है जो किसानों के लिए एक संपूर्ण डेटाबेस बनाने के लिए तैयार किया गया था। तो इसमें रिकॉर्ड, आय, ऋण, फसल की जानकारी, बीमा इत्यादि सभी रखा जाएगा। एग्री स्टैक की शुरुआत कृषि मंत्रालय द्वारा 21 में हुई थी, 2000। ई नाम, ई चौपाल और INML कुछ ऐसी एप्लीकेशन हैं जो कि एग्री स्टैक के अंदर आती हैं। ठीक है ना। केंद्रीय कृषि किसान कल्याण मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। अगला प्रश्न है, कौन सा संगठन विश्व के वनों की स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित करता है? ध्यान रखिएगा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो हाल ही में रिपोर्ट में यह पाया गया है कि वैश्विक वन जो स्थिति है ना, ये आपको ध्यान रखना है कि जंगलों की मात्रा लगभग 4.1 बिलियन हेक्टेयर है, जो कि उस भूमि का 31% है। शीर्ष 5 देश संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, रूस, चाइना दुनिया के वन क्षेत्र का 54% हिस्सा इनके पास है।
दुनिया में 14.8 मिलियन हेक्टेयर मैंग्रोव फॉरेस्ट है। खाद्य और कृषि संगठन एफओ की स्थापना 1945 में हुई थी। 100 अधिक देश इसमें संचालित होता है। ये ध्यान रखिए, 130 देश इसके मेंबर हैं। मुख्यालय इसका रोम, इटली में। अगला प्रश्न है, कौन सा देश सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2024 की मेजबानी कर रहा है? ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर है डी, मंगोलिया। ठीक है। इसी के साथ आइए जो भी हाल ही में अभ्यास हुए हैं उनको हम देख लेते हैं। जैसे कटलस एक्सप्रेस एक्सरसाइज, तो 16 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। पोर्ट विक्टोरिया सिचिलीज में हुआ था। कैलामिटी एक्सरसाइज इंडिया और सिचिलीज के बीच में था, सिचिलीज में। दोस्ती एक्सरसाइज इंडिया और मालदीव श्रीलंका, 3 देशों के बीच में, मालदीव में इस साल हुआ था। समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज इंडिया और मालदीव के विशाखापट्टनम में हुआ था। सी डिफेंडर एक्सरसाइज इंडिया और यूएस के बीच में पोर्ट ब्लेयर में हुआ था। टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज यूएस और इंडिया के बीच में ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में हुआ था। गगन शक्ति एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स करती है। धर्मा गार्जियन एक्सरसाइज भारत और जापान, राजस्थान में हुआ था। दस्तिलक एक्सरसाइज भारत और उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान में हुआ था। सागर कवच सेकंड एडिशन था, सभी समुद्र सुरक्षा एजेंसियां भाग लेती हैं, लक्षद्वीप में हुआ था। काइजंग सहयोग इंडिया और जापान में हुए, चेन्नई में हुआ था। ठीक है। डेजर्ट साइक्लोन इंडिया और यूएई, राजस्थान में हुआ था। अयुत्थामा इंडिया और थाईलैंड। साइक्लोन एक्सरसाइज इंडिया और इजिप्ट। खंजर एक्सरसाइज इंडिया, किर्गिस्तान। ठीक है। स्टीडफास्ट डिफेंडर 2024 नाटो, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेजर्ट नाइट इंडिया, फ्रांस, यूएई, 3 देश। वायु शक्ति, ध्यान रखिएगा, इंडियन एयरफोर्स पोखरण में हुआ था। सदा तनसीक अभ्यास इंडिया और सऊदी अरेबिया, राजस्थान में। मिलान एक्सरसाइज इंडिया और नवल फोर्सेस, ठीक है, इंडिया की नवल फोर्सेस करती है, विशाखापट्टनम में हुआ था। गरुण इंडिया और फ्रांस, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। वज्र प्रहार इंडिया और यूएसए, ये आपको ध्यान रखना है। युद्ध अभ्यास इंडिया और यूएसए। अच्छा, घरेलू अभ्यास हमारे कुछ हैं क्योंकि गांडीव विजय सेना द्वारा किया जाता है। पश्चिम लहर नौसेना, वायु शक्ति वायुसेना, विजय प्रहार सेना। इसी के साथ वीकली रिवीजन आपका पूरा हुआ। जिसने पूरा संस्करण देखा उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों के साथ आप वीडियो जरूर शेयर करिए, क्योंकि देखिए शेयरिंग इज द बेस्ट वे ऑफ केयरिंग। आप लोगों से शेयर करेंगे तो वही असली दोस्ती है। ठीक है। अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करिए, लोगों से शेयर करिए। पूरी मेहनत कर रहा हूं आप लोगों को अच्छे से अच्छा मटेरियल देने की। ठीक है। इसकी पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है। थैंक यू। कल के लिए फिर मिलते हैं 29 तारीख को। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।